हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में जो आज पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले कि अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस क्या है, किस लिए अकाउंटिंग इक्वेशन ईजाद हुआ, क्यों बनाया गया अकाउंटिंग इक्वेशन, कहाँ से जन्म हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो किताब पढ़ रहे हैं, एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर होते हैं जितने भी, उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट पड़ता है, यानी वो दो जगह रिकॉर्ड होगी, सेम अमाउंट से दो जगह रिकॉर्ड होगी। जो सेम अमाउंट से दो जगह रिकॉर्ड होगी तो इट मीन्स कि एक ही ट्रांजैक्शन को आपको दो अकाउंट्स में या दो बुक्स में लिखना है। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा क्यों करते हैं हम, डबल एंट्री ही क्यों करते हैं, सिंगल एंट्री भी तो कर सकते हैं। देखिए, तो हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग करनी है क्योंकि हमारे पास जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ट्रांजेक्शन्स को दो जगह रिकॉर्ड करना पड़ता है, और दो जगह जो रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसका एक इफेक्ट पड़ता है डेबिट में और दूसरा इफेक्ट पड़ता है क्रेडिट में। असल में डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो नाम होते हैं दो साइड्स के। पहला साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होता है अकाउंट का, उसका डेबिट नाम होता है, और राइट हैंड साइड जो होता है अकाउंट का, उसका क्रेडिट नाम होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या पढ़ना है हमको, तो यहाँ पढ़ना है उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। देखो, डेबिट एंड क्रेडिट तो सिर्फ एक नाम है साइड का, इसका असल इफेक्ट भी पड़ता है, यानी रियल इफेक्ट कहाँ पड़ता है, रियल में क्या फर्क पड़ता है, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर हमें वो पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है होता क्या है, इसका मीनिंग पहले मैं इसका मीनिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज a mathematical expression। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देखो जहाँ मैथमेटिकल साइन यूज होते हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो मैथमेटिकल साइन क्या होता है, जोड़ घटा गुना भाग जमा और इक्वल का साइन, ये सब मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल साइन यूज हुए हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि वहाँ इक्वल का साइन यूज हो रहा है, प्लस का साइन यूज हो रहा है, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का भी साइन यूज हो सकता है। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेस्ड ऑन, कहाँ से बना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करना है, इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही अकाउंटिंग इक्वेशन ने जन्म लिया है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन कहता क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि असेट्स हमेशा जो होगी वो बराबर होगा कैपिटल और लायबिलिटी के। सुनिए, एक आदमी है मिस्टर ए, उसने अपना एक बिजनेस करने का सोचा कि भाई मुझे एक बिजनेस करना है। ठीक है, अब जब इसे कोई बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है, मान के चलो मिस्टर ए को चाय की दुकान खोलनी है, तो चाय की दुकान भी बिजनेस। तो चाय की दुकान यदि मिस्टर ए को खोलना है तो मिस्टर ए के पास पैसे चाहिए तभी जाके आप चाय की दुकान खोल सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि चाय की दुकान फ्री में खुल जाती है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो यदि चाय की दुकान खोलनी है तो उसके लिए जो पैसे चाहिए वो मिस्टर ए के खुद के लगने चाहिए, या फिर मिस्टर ए जो है किसी से उधार लेगा। दो तरीके, या तो आप किसी से मांगो या तो खुद पैसा लगाओ। ठीक, मान के चलिए मिस्टर ए ने अपना पैसा लगाया है 2000 रुपये, उसके पास इतने ही थे, उसने 2000 रुपये लगा लिया अपने पैसे, पर फिर भी उसे पैसों की कमी पड़ रही थी, तो उसने लोन ले लिया। लोन ले लिया कितना, 3000 रुपये, किसी से मांग लिया उधार कि भाई तू दे दे, मेरा दुकान चलेगा, मैं तुझे वापस कर दूंगा पैसे। तो लोन ले लिया उससे 3000 रुपये। अब ये इसने जो लोन लिया है और जो अपने पैसे लगाए हैं, ये क्या करेगा, इन पैसों को पैसे लेगा और अपने पास जेब में रख लेगा, ऐसे थोड़ी करेगा। तो बिजनेस करना है ना इसको, तो बिजनेस का मतलब कि कुछ ना कुछ चीजें खरीदेगा।
बिजनेस का मतलब ये जो पैसे आए हैं इन पैसों का कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेगा। और कौन कौन सी चीज़ें खरीदेगा? मान के चलो इसने टेबल खरीदा है एक चाय रखने के लिए, बाकी इसने क्या है बर्तन खरीदे हैं यूटेंसिल्स, और इसने मान के चलो और स्टॉक वगैरह मटेरियल वगैरह खरीदा है चाय बनाने के लिए, ठीक है। तो टेबल मान के चलो इसने 3,000 रुपये का खरीदा है, बर्तन वगैरह इसने 1,000 रुपये का खरीदा है, स्टॉक जो है बाकी चीज़ें जो उसने वो 500 रुपये का मान के चलो फिलहाल खरीदा है। उसके पास फिर भी अभी भी कैश पड़ा हुआ है 500 रुपये का। सीधी सी बात है, आपने बिजनेस में कितना लगाया था? आपने लगाया था अपना पैसा 2,000 और लोन लिया था 3,000, जिनमें से आपने टेबल खरीद लिया 3,000 रुपये का, बर्तन खरीद लिए 1,000 रुपये का, स्टॉक खरीद लिया 500 रुपये का, और कैश रखा है अभी भी आपके पास 500, ठीक है। ये सारी चीजें इसके लिए असेट्स है। बिजनेस के लिए ये सारी चीजें क्या है? असेट्स। असेट्स के अंदर यदि आप इन सब असेट्स का टोटल करो तो हमेशा असेट्स का जो टोटल होगा वो उसके बराबर होगा जितना कि इसने पैसा लगाया था। तो इसने पैसा कितना लगाया था? 2,000 अपना। जो पैसा इसने अपना लगाया था उसको कहते हैं कैपिटल। जो पैसा इसने बाहर से मांग के लगाया था उसे कहते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। तो आपने कैपिटल और लायबिलिटी दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? 5,000। तो कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़ के हमेशा किसके बराबर आएगा? असेट्स के बराबर, क्योंकि कैपिटल और लायबिलिटी वाला पैसा इसे तो आपने असेट्स खरीदा है। ऐसा थोड़ी ना कि असेट्स जमीन आसमान से उतरे हैं, असेट्स बरसा हुई है, असेट्स वहां से हमने उठाए, ऐसा नहीं है। तो आपने जो है अपने पैसे या फिर लोन वाले पैसों से ही असेट्स खरीदे, तो आपके सारे असेट्स का टोटल हमेशा उसके बराबर होगा जितना आपने पैसा लगाया था, ठीक है। या तो आपने अपना पैसा लगाया या फिर उधार लेके लगाया। अपना पैसा लगाया तो कैपिटल कहलाएगा और उधार लेके लगाया तो उसे लायबिलिटीज कहे, ठीक है। असल में इस पूरे पोर्शन को ही लायबिलिटी कहते हैं। इस पूरे पोर्शन को ही लायबिलिटी कहते हैं। बट जो मालिक ने पैसा लगाया है 2,000 रुपये, वो भी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? बिजनेस के नजरिए से हम अकाउंटिंग करते हैं। मालिक अलग, बिजनेस अलग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस अलग, मालिक अलग, तो इसका मतलब बिजनेस को यदि मालिक भी कुछ पैसे देता है तो वो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है कि मालिक को वापस करने हैं। तो इसका मतलब आपका जो अपना पैसा लगाया है वो भी लायबिलिटी है, और जो उधार लिए थे किसी से वो भी लायबिलिटी है, क्योंकि हम मालिक के नज़र से नहीं सोचते हैं, हम बिजनेस के नज़र से सोचते, ठीक है। तो 2,000 भी लायबिलिटी है और 3,000 भी लायबिलिटी, पर 2,000 जो लायबिलिटी है वो ऑनर्स लायबिलिटी है, मतलब कि अपना मालिक वाला लायबिलिटी। तो मालिक का तो बाद में देना है भाई, जब तक धंधा चलेगा तब तक मालिक को थोड़ी देना है। तो ये वाला हिस्सा इसी वजह से होता लायबिलिटी ही है, पर नाम दे देते हैं कैपिटल। क्यों? सेपरेट करने के लिए कि भाई ये मालिक का पैसा है तो लायबिलिटी, पर इसे अलग लिखो, अलग नाम से। और बाकी किसी और से उधार लिया है तो उसे आप लोन लिया लायबिलिटीज ही कहें, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ के कि हमेशा आपने जो पैसा लगाया है वो बराबर होगा जितने का आपके पास असेट्स पड़ा हुआ है। तो असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कि संपत्ति हमेशा जो रहेगी आपकी वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। अब एक चीज बनाएंगे हम जिसे कहेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 2 हिस्से किए जाते हैं। इस साइड लायबिलिटीज लिखा जाता है और इस साइड असेट्स लिखा जाता है। तो भाई लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? 2,000 कैपिटल का और लोन का कितना? लोन का 3,000। असेट्स में क्या क्या आएगा? असेट्स में ये सारी चीजें आएगी, टेबल, बर्तन, स्टॉक,
कैश, और हमेशा बैलेंस शीट के दोनों साइड जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो मतलब भाई इसी चीज को हम ऐसे लिख देते हैं ना, तो वो बैलेंस शीट कहलाता है, प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है भाई, तो इसी को हम इसीलिए बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट वाले आइटम्स इसके अंदर होते हैं सारे, तो बैलेंस शीट इस आइटम से, इस इक्वेशन से बनाया जाता है, तो इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाएगा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ना है, वो इफेक्ट पड़ना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो किस प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन को ट्रांजैक्शन इफेक्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि असेट्स जो है वो हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की। कुछ भी कर लो, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होगा। कितने भी ट्रांजेक्शन्स हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी ट्रांजेक्शन्स हो, एट द एंड असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कुछ लोग क्या करते हैं, कैपिटल लायबिलिटी इधर लिखते हैं, असेट्स उधर लिखते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप ए वाला साइड इधर लिख लो या ये वाला साइड उधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं। अब यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है, यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन से या तो असेट्स बढ़ जाएगा, यदि असेट्स बढ़ेगा तो साथ में हो सकता है लायबिलिटीज भी बढ़ जाए सेम अमाउंट्स। कैसे, एग्जाम्पल देके बताऊं, सुनिए। हमने क्या किया, किसी से उधार माल खरीद लिया 5,000 रुपए का या 100 रुपए, किसी से उधार सामान खरीद लिया आपने। ईमानदारी से बताना, उधार सामान खरीदने से क्या हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा? बिल्कुल, उधार माल खरीदने से स्टॉक तो बढ़ जाएगा, माल तो आ गया ना आपके पास, आपके बिल्डिंग के अंदर, आपके दुकान के अंदर एसेट्स तो आ गया ना, स्टॉक तो आ गया ना। हाँ, तो स्टॉक आ गया तो इसका मतलब असेट्स बढ़ गया। बट एट द सेम टाइम, उसी समय आपने उसको पैसे तो दिए नहीं है। जब आपने उसे पैसे नहीं दिए हैं जिससे माल खरीदा, तो कर्जा भी बढ़ गया, यानी कि लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो ये मैंने बताया। अब यहाँ पे सेम चीज से लेफ्ट हैंड साइड बढ़ गया और सेम चीज से राइट हैंड साइड बढ़ गया, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बताइए, ठीक है। तो यानी कि सेम चीज से लेफ्ट हैंड साइड बढ़ गया, सेम चीज से राइट हैंड साइड बढ़ गया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई बराबर में इधर भी उतना बढ़ा दो, उधर भी उतना बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरी बात, यदि हमने उसके 100 रुपये में से 50 रुपये पे कर दिए, हमने जो उधार खरीदा था उसके 100 रुपये में से 50 रुपये पे कर दिए, तो 50 रुपये जब आप पे करोगे तो आपके हिस्से से कैश चला जाएगा, असेट्स से कैश गए। आपके पास जो कैश पड़ा था वो असेट्स था, उस असेट्स में से कैश चला गया, तो असेट्स कम हो गए। पर जैसे ही आपने उसको पैसे दे दिए तो आपका कर्जा भी कम हो गया, तो यानी कि लायबिलिटी भी उसी समय कम। ठीक है, अब सेम से लेफ्ट हैंड साइड कट गया, सेम अमाउंट से राइट हैंड साइड कट गया, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े, इक्वेशन अभी भी बराबर रहे। तीसरी बात क्या कहता है कि इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। ये क्या बात हुई, सुनिए। मालिक क्या करता है, घर से कैश लेके आता है और बिजनेस में लगा देता है।
जब मालिक घर से कैश लेके आएगा तो बिजनेस के पास कैश गले में बढ़ जाएगा, तो यानी कि असेट्स बढ़ जाएगा। कुछ भी लेके आया मालिक, घर से कैश लेके आया, असेट्स बढ़ गया। अब चूंकि वो पैसा किसने दिया है, मालिक ने, तो आपको तो मालिक को वापस करना पड़ेगा बाद में, तो इसका मतलब कि कैपिटल भी बढ़ गई, यानी कि हमारे लिए एक प्रकार से मालिक के प्रति लायबिलिटी बढ़ गई है। मालिक को हमें 1000 रुपये देना पड़ेगा, तो ये कैपिटल का हिस्सा भी बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद अगला हिस्सा क्या कहता है, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स। अब ऑनर जो है आपके बिजनेस से यदि कैश निकाल के ले जाए, जैसे डाला था, अब ऐसे यदि निकाल के ले जाए, तो निकाल के ले जाएगा तो आपका असेट्स कम हो जाएगा, तो मालिक का अकाउंट भी तो कम हो जाएगा उतने से, उसको पैसे भी तो उतने कम रह जाएंगे उसके। चलिए, इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। अब हुआ क्या, हमने कोई मशीनरी खरीद ली, और मशीनरी खरीदी बदले में पैसे कैश दे दिए, मशीनरी खरीदी और बदले में पैसे कैश दे दिए, तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपके पास मशीनरी खरीदने से असेट बढ़ गया, पर बदले में आपने कैश दे दिया है, तो कैश जाने से असेट्स फिर से घट गया, तो यानी एक असेट्स बढ़ गया और दूसरा असेट्स घट गया। एक लायबिलिटी घट जाए और दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाए, ऐसा भी संभव है, बिल्कुल। अब मान के चलिए कि आपने किसी से उधार खरीदा कोई सामान, तो दो चीजें होती है, एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है बिल्स पेबल। दोनों लगभग एक जैसी चीजें होती है, पर दोनों में माइनस आता है। ये डॉक्यूमेंट बेसिस पे होता है, ये बिना डॉक्यूमेंट के होता है, नॉर्मली खरीद लिया, बेच दिया, हो गया क्रेडिटर। अब ये जो क्रेडिटर, हमने तेजी से मान के चलो सामान खरीदा था उधार, अब वो हमसे डॉक्यूमेंट बनवा लेता या हम उससे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, तो क्रेडिटर जो है वो 1000 का क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर अपने आप में घट जाएगा, और ये वाला पैसा जो है वो लायबिलिटी यहाँ आ जाएगी। या फिर ऐसे ही देख लो, आप किसी और से उधार लेके किसी और का उधार चुकता कर देना है, बैंक से लोन लेके क्रेडिटर के पैसे दे देना, इससे क्या होगा, एक असेट्स आप एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा और दूसरी लायबिलिटी कम हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करती है। इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स, increase in assets, increase in capital, decrease in capital, decrease in assets, increase in one assets, decrease in another assets, decrease in one liability, increase in another liability। तो ये इस प्रकार से ट्रांजेक्शंस जो हैं इफेक्ट करेंगे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ना छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल करेंगे। पहले तो बहुत आसान वाले एग्जाम्पल होंगे। कैसे एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। यदि मैं आपको असेट्स बता दूं कि असेट्स हमारे बिजनेस का 1 लाख रुपए, और बता दूं कि लायबिलिटी हमारे बिजनेस की 70,000 रुपए है, तो क्या आप कैपिटल निकाल के बता देंगे? तो कैपिटल जो है वो आप निकाल के बता सकते थे। तो कैपिटल कैसे निकाल के बताएंगे? तो कैपिटल कैसे निकाल के बताएंगे कि असेट्स जो है वो हमेशा इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो असेट्स आपके पास है 1 लाख रुपए, लायबिलिटीज है 70,000 रुपए, और आप बताइए कैपिटल कितना बनेगा। तो भाई ये तो हो गया बच्चों वाला सवाल। क्यों बच्चों वाला सवाल? 1 लाख में से आप माइनस कर दीजिए 70,000,
तो यानी कि 30,000 रुपये जो है वो आपकी हो गई कैपिटल। ठीक है, तो ये हुआ हलवा सवाल। इसके मैं आपको और सवाल बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स लेके सामने हैं। ठीक, अब एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। एग्जांपल नंबर 2 कहता है कि मिस्टर ए स्टार्टेड with cash rupees 1,50,000. He opened a bank account and deposited rupees 80,000 in bank. तीसरी चीज, he purchased stock of rupees 10,000 for cash. उसके बाद he purchased stock worth rupees 20,000 on credit. उसके बाद he sold goods costing 5,000 for 7,000 in cash. इतनी बातों का हम अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन बना कर दिखाएंगे। कैसे, देखिए। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट वाइज कैसे बनेगा वो आप ध्यान से देखिए। क्या करना है आपको, जितनी भी लाइंस खींचेंगे वो पेंसिल से खींचेंगे। यहां लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस, इस साइड लिख देंगे असेट्स और इधर लिख देंगे इक्वल में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब एक लाइन वर्टिकल, एक दूसरी लाइन वर्टिकल। सबसे पहली लाइन जो वर्टिकल होगी वो सीरियल नंबर, दूसरे वाले को आप ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, फिर तीसरे वाले में सबसे नजदीक लेफ्ट साइड में कैश लिखेंगे। ठीक है, अब हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम बनाते जाएंगे। क्योंकि पहली लाइन मुझे सिर्फ एक ही कॉलम बनाने के लिए कहता है, वो है कैश, तो इसीलिए मैंने कैश बनाया है। बाकी कॉलम भी असेट्स में बनने होंगे तो बनाते जाएं। चलिए, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 की बात करते। सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1.5 लाख रुपए। तो देखो भाई, जब 1.5 लाख रुपए, आप अकाउंटेंट हो, कौन हो, अकाउंटेंट। आप बिजनेस में ऐसे खाली बैठे हुए थे, मालिक आता है आपको 1.5 लाख पकड़ा के चला जाता है। ठीक है, तो आप अकाउंटेंट हो, आप उसे झट क्या करोगे, दराज खोलोगे और गले में 1.5 लाख रुपए बंद रख के बंद कर दोगे। यही करोगे भाई। मालिक आया, उसने मुझे पैसे दिए, मैं गले में बंद करूंगा 1.5 लाख रुपए, ताला वाला लगाऊंगा अपना, मस्त चोरी ना हो जाए। चलिए, तो 1.5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर आ गए हैं। कैसे आए हैं बिजनेस के अंदर 1.5 लाख? कैश। ठीक है, तो 1.5 लाख से मेरे बिजनेस में कैश बढ़ गया है। अब सवाल है, आए कहां से? देने वाला कौन? मालिक। तो यदि देने वाला मालिक है तो इसका मतलब कि आपकी कैपिटल भी बढ़नी चाहिए। कितने से? 1.5 लाख रुपए से। हो गया दो इफेक्ट, आपका एसेट्स बढ़ गया और इधर कैपिटल बढ़ गया।
जबकि आपने कोई उधारी नहीं ली, बाहर वाले से तो नहीं लिया ना, मालिक ने दिया था तो कैपिटल बढ़ गया। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि उसने एक बैंक अकाउंट खोला है और उसमें 80,000 रुपये जमा करवाए हैं। बैंक अकाउंट खोला, उसमें 80,000 रुपये जमा करवाए। देखो भाई, ये ट्रांजैक्शन मैं यहाँ बार बार नहीं लिखूंगा, तो आप खुद समझ जाइए कि ट्रांजैक्शन वहाँ लिख दिया, मैं दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, उसी ट्रांजैक्शन को यहाँ लिखना होता है असल में। अब क्या हुआ, बैंक अकाउंट खोला गया, तो बैंक भी हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है। आप एक बार बता दो असेट्स क्या क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या क्या होते हैं, लिख लीजिए। कुछ कॉमन असेट्स और लायबिलिटीज के नाम बता देता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी हो। वैसे तो असेट्स और लायबिलिटीज बहुत सारे होते हैं, सबके नाम यहाँ नहीं लिखवा सकता। तो असेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैश आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, स्टॉक आएगा, मशीनरी आएगी, यानी आपके बिजनेस के अंदर पड़ी हुई प्रत्येक संपत्ति असेट्स है। कैश है, बैंक है, स्टॉक है, मशीनरी है। उसके बाद डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, उसके बाद फर्नीचर है, बिल्डिंग है। तो ये कुछ कॉमन एसेट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए हैं। लायबिलिटीज का भी लिखवा दो। लो भाई, लायबिलिटीज का भी लिखवा देता हूँ मैं। लायबिलिटीज में कुछ कॉमन लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स आएगा, लोन आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, ओवरड्राफ्ट। उसके बाद बिल्स पेबल आता है, बिल्स पे, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें, रिजर्व्स वगैरह भी आती है, पर वो अभी आपको लिखना नहीं है, इसे इग्नोर ही करो रिजर्व्स को, खाली इतना ही लिखो, बिल्स पेबल। तब तो ये कॉमन लायबिलिटी जो हमें नज़र आएगी उसके अंदर। इसके बाद आउटस्टैंडिंग खर्चे लिख लो, आउटस्टैंडिंग खर्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब वो भी लायबिलिटी होती है। चलिए, अब सवाल करने में आएगा मजा। देखिए, तो मैंने क्या किया, पहला ट्रांजैक्शन लिखा, 1.5 लाख रुपए से कैश बढ़ गया, और देने वाला कौन था, मालिक। इसी वजह से 1.5 लाख रुपए से कैपिटल भी बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी लाइन कहता है कि ही ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 80,000 इन बैंक, यानी उसने एक बैंक अकाउंट का। तो बैंक भी असेट्स का ही पार्ट है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ बैंक का कॉलम खोलना पड़ेगा। जितने भी असेट्स के पार्ट हैं वो असेट्स के नीचे कॉलम खुलते जाएंगे। तो बैंक का कॉलम खोल लिया, और बैंक में जमा कितना करवाया है, 80,000। तो आपका बैंक अकाउंट 80,000 रुपये से बढ़ गया है। पर ये बैंक अकाउंट में जो आपने जमा करवाया है, तो जाहिर सी बात है कि ये बैंक अकाउंट में जो पैसा आपने जमा करवाया है, ये पैसा जो हमने जमा करवाया है, ये कैश में से ही जमा करवाया है, तो कैश में से आप इसे माइनस कर देंगे। जब कभी हम अकाउंटिंग में माइनस का वर्ड माइनस लिखेंगे, तो ऐसा वाला माइनस जनरली नहीं लिखते, तो ब्रैकेट हम लिख देते हैं, उसका मतलब भी माइनस ही होता है। तो ऐसा माइनस ना लगा के आप ब्रैकेट वाला माइनस यूज करिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बाकी आपकी मर्जी, यदि ऐसे लगा दिया तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला आपका, ऐसे भी चलेगा। तो 1.5 लाख में से माइनस कर दिया मैंने 80,000 रुपये। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि ये 80,000 रुपये बैंक में जमा हो गए हैं, तो एक कैश तो घट गया, गले में से 80,000 रुपये निकाले और बैंक में ले जाके जमा कर दिए। जब आपने गले में से 80,000 रुपये निकाले, तो 80,000 से मेरा कैश कम हो गया और बैंक में जमा हो गया, तो बैंक बढ़ गया। तो कैश 80,000 माइनस बैंक 80,000 प्लस। और कुछ हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है, तो बाकी सारी जगह 0। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर आएगी क्या? हाँ, उसके लिए आपको जोड़ के चेक करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर आ रही है या नहीं। तो जोड़ के जब चेक करेंगे तो ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में लिखेंगे न्यू इक्वेशन लिख देंगे और जोड़ के चेक कीजिए। तो ये 1.5 लाख प्लस था, 80,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना, 70,000। बैंक में कितना, 80,000।
इधर कितना 1.5 लाख, और यहाँ कितना 0। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 70 + 80 1.5 लाख, राइट हैंड साइड में 1.5 लाख + 0 1.5 लाख। अच्छा, इतना आसान है, बहुत आसान है भाई ये। तीसरा, ही परचेज स्टॉक 10,000 फॉर कैश, 10,000 का माल खरीदा है, तो स्टॉक भी तो हमारा असेट्स ही है। हाँ, स्टॉक पे असेट, ठीक है। तो इसका मतलब स्टॉक का भी कॉलम बनाएंगे, बिल्कुल स्टॉक का भी कॉलम बनाएंगे। चलो, तो स्टॉक का कॉलम बनाया मैंने, और स्टॉक में मैंने जोड़ दिया जितने का स्टॉक मैंने खरीदा है, 10,000 का। ठीक है भाई। अब स्टॉक जो खरीदा है तो इसके बदले में पैसा दिया हमने कैश, गले में से 10,000 रुपये निकाले, दे दिया, स्टॉक ले लिया, तो स्टॉक बढ़ गया और पैसे चले गए, तो 10,000 कैश में से माइनस, क्योंकि 10,000 कैश चला गया। इसी को तो मुनीमगिरी कहते हैं, यही अकाउंटेंट है भाई। अकाउंटेंट को करना क्या है, यही हिसाब किताब ही तो रखना है, कितना आया कितना गया, कौन सी चीज़ आई कौन सी चीज़ गया, यही हिसाब किताब रखता है अकाउंटेंट, कुछ नहीं करता। अकाउंटेंट का बस इतना सा काम है मुख्य रूप से। तो 10,000 रुपये जो है वो उसने कैश में से माइनस कर दिया और स्टॉक में 10,000 रुपये जोड़ दिया। बैंक में कुछ अरे बैंक का तो नाम ही नहीं आ रहा भाई, तो बैंक में क्या कुछ नहीं। चलिए फिर जोड़ेंगे, बिल्कुल। पर पहली बार तो आपने 2 ट्रांजैक्शन के बाद जोड़ा था, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के बाद जोड़ते हुए अच्छा नहीं लगता ना भाई। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है 1.5 लाख, उसके नीचे लिख लो फिर 1.5 लाख, क्या फ़ायदा। तो इसलिए पहली बार मैंने 2 ट्रांजैक्शन के बाद जोड़ा था, उसके बाद एक एक के बाद जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए हमारे पास चीज़ें होती हैं। तो इसमें से 10,000 घट गया, 60,000 बच गया, यहाँ 80,000 हो गया, यहाँ 10,000 हो गया, और यहाँ 1.5 लाख ही है, और यहाँ 0 ही है। अभी भी जोड़ लो, 8 से 14 15 1.5 लाख, इधर भी 1.5 लाख। बहुत आसान है ना, बहुत ज़्यादा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है ही परचेज स्टॉक 20,000 ऑन क्रेडिट, फिर से स्टॉक खरीदा, पर इस बार पैसे नहीं दिए हैं। इस क्रेडिट का क्या मतलब है, इस क्रेडिट का मतलब है उधार खरीदा। अच्छा ठीक है, उधार खरीदा तो माल तो आ गया होगा। हाँ, माल आ गया है, कितने का आ गया है, 20,000 का। पैसे नहीं दिए, बिल्कुल। बैंक से भी नहीं दिया, नहीं। कैश से भी नहीं दिया, नहीं। तो दोनों में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो पैसे देने नहीं है उस आदमी को, देने हैं, आज नहीं देने, बाद में देने हैं। कर्जा हो गया तो हाँ, कर्जा हो गया, कितने का, 20,000 रुपये का। ठीक है, 20,000 रुपये कर्जा हो गया। कर्जा लाइबिलिटी में लिखेंगे, लाइबिलिटी का मतलब ही कर्जा होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसके हिस्से कर लीजिए, क्रेडिटर लिख दीजिए, क्रेडिटर के नीचे आप 20,000 लिख सकते हैं। चलें फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। बाकी जगह कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हो आप। फिर जोड़ेंगे, हर बार एक इक्वेशन के बाद जोड़ा जाएगा। 30,000 का स्टॉक, 1.5 लाख का कैपिटल और 20,000 की लायबिलिटी। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन और बाकी है। तो एक ट्रांजैक्शन आखिरी वाला क्या कहता है कि हमने माल बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, जिसकी लागत इतने की थी। लागत का मतलब खरीदा इतने में था, कितने में खरीदा था, 5,000 में, और बेच दिया कितने में, 7,000 रुपये। ध्यान से समझना इस ट्रांजैक्शन। हमने क्या किया, 5,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था, स्टॉक हमने खरीद रखा है ना भाई, 2 बार स्टॉक खरीदा। देखो, यहाँ 10,000 का खरीदा, यहाँ 20,000 का खरीदा, हमारे पास टोटल स्टॉक कितने के, 30,000 के। 30,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो 30,000 का स्टॉक जो है उसमें से हम कुछ बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, 5,000 का माल निकाला हमने, जिसकी खरीदने की लागत कितनी थी, 5,000। 5,000 का माल निकाला, बेच दिया। सामने वाले से क्या लिया, 7,000 रुपये कैश। तो माल कितने का गया, 5,000 का। कैश कितना आया, 7,000। ठीक है, रिकॉर्ड कर देते हैं हम। 5,000 का माल चला गया, कैश 7,000 का आ गया। बैंक में नहीं आया पैसा, बैंक में नहीं आया, कैश आया, लिखा हुआ है साफ साफ कैश आया।
ठीक है, चलिए फिर अब 7,000 का कैश आया, माल सिर्फ 5,000 का गया। ये तो नाइंसाफी है, आपका तो फायदा नहीं हो गया 2,000 का। 5,000 के माल को 7,000 में बेच दिया। जब 5,000 माल को 7,000 में आपने बेच दिया तो फिर 2,000 का हो गया फायदा। वो 2,000 का फायदा अकाउंटेंट मैं अपने जेब में रख लूँ या मालिक के खाते में चढ़ा दूँ? मालिक के खाते में चढ़ाना पड़ेगा। अकाउंटेंट का फायदा नहीं होता, फायदा किसका होता है? मालिक का। तो 2,000 का जो फायदा है वो कैपिटल में चढ़ा दीजिए, क्योंकि मालिक का खाता कैपिटल वाला होता है। लीजिए फिर, अब आपके पास आखिरी न्यू इक्वेशन है और सवाल खत्म। ये 67,000, ये 80,000, ये 25,000 और ये 1,52,000 यानी 152 और ये आपका 20,000। यदि आप साइड्स जोड़ के देखेंगे दोनों साइड को, इसको इसको और इसको और इसको और इसको, तो दोनों जोड़ के बराबर ही आएगा। तो मैं अभी यहाँ जोड़ के नहीं सिखा रहा हूँ, जोड़ के सिखाएंगे, प्रॉपर बैलेंस शीट बना के सिखाएंगे आपको आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है अभी तक समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।